Good morning student, welcome in physical education class. Today our topic is limbering down and its important. So student, limbering down you can say it's a opposite part of warming up, because warming up is a set of exercise who performed before competition, but limbering down is a set of exercise is performing after the competition. In this exercise, slow jogging, slow stressful exercise and other many movements. Limbering down is a very important like warming up, because ये बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करता है और बॉडी को तैयार करता है अगली एक्टिविटी के लिए। ठीक, तो क्या इंपॉर्टेंस है लिम्बरिंग डाउन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। लिम्बरिंग डाउन इज आल्सो नोन एज कूलिंग डाउन। इट इज a set up of exercise which performed after the competition after the stressful activity। stressful मतलब जब बच्चों जब कंपटीशन होता है तो आपका शरीर बहुत स्ट्रेस में रहता है, मेंटली और फिजियोलॉजिकल। क्यों? आप एक ही एक्टिविटी एक ही मूवमेंट लगातार करते रहते हैं तो आपकी जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उन पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं और इसलिए लिम्बरिंग डाउन किया जाता है। प्रभाव को समझने के लिए हम इसके इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं। ठीक, फर्स्ट है रिड्यूस फैटिग्यू लेवल। बच्चों हम थकते क्यों हैं? फैटिग्यू लेवल कैसे हम रिड्यूस करेंगे? तो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फैटिग्यू? बिकॉज लैक्टिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है। तो जब हम लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, तो मान लीजिए मैंने हाथ भी किया हुआ है, इससे मैंने काफी वर्क कर दिया है, अब ये हाथ हमारा थक गया है, पूरा शरीर। तो हम क्या करेंगे? छोटी मोटी एक्सरसाइज, खासकर इसमें क्या करते हैं, सांस बहुत अच्छी खींचते हैं। ठीक, जिसको हम कहते हैं कि ब्रीथ एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग। मैंने आपको कई बार कराई भी है वर्क के बाद, मैं कहता ना डीप ब्रीथ करते हैं। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से क्या होती है, ऑक्सीजन हमारी बढ़ती है। ठीक, और जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो स्ट्रेचिंग के फलस्वरूप धीरे धीरे करके शरीर से खत्म हो जाता है और हम फैटिग्यू से रिलीफ पा लेते हैं, थकावट हमारी दूर हो जाती है और बॉडी रेडी हो जाती है। ठीक, दूसरा है बॉडी इज रिलैक्स्ड। बच्चों हम वार्मिंग अप से क्या किए थे? पहले हमें ये ध्यान करना है कि अपने हर बॉडी सिस्टम को रेगुलेट किए थे, तैयार किए थे। उसके लिए हमने क्या किया था? बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया था वार्मिंग अप करके, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी रेगुलेट किया था और सारे सिस्टम हमारे तैयार हो गए थे कंपटीशन के लिए। अब हमें क्या करना है? उन सारे सिस्टमों को रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा? डीप ब्रीथिंग, मतलब वो जो उनकी गति बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है सारे सिस्टमों को, उनको रिलैक्स करना है। तो डीप ब्रीथिंग और लिम्बरिंग डाउन का सारे सेट करके हम बॉडी को रिलैक्स्ड कर देते हैं और उसके सारे सिस्टम को भी। आप योगा में भी देखेंगे, योगा के लास्ट में हम शवासन करते हैं और एक एक चीज को धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं पूरी बॉडी को। इसी तरह एक्सरसाइज में नेक्स्ट हमारा है बॉडी इज बैक टू नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये एक्चुअली जो लिम्बरिंग डाउन है ये रिकवरी का वर्क करता है। तो हमारी जब रिकवरी होगी, ये रिकवरी मतलब जो हमने मसल्स की ग्लूकोज वगैरह खत्म की है, उसकी जगह लैक्टिक एसिड आ गया, तभी पेन हो रहा है, उसको लैक्टिक एसिड हटा के दोबारा हम ग्लूकोज की मात्रा इसमें बढ़ाते हैं। किसके द्वारा? लिम्बरिंग डाउन से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो ग्लूकोज पहुंचाता है। ऑक्सीजन जब पहुंचती है तो ऑटोमेटिक हमारा ग्लूकोज जो लीवर में है वो वहां पहुंच जाता है और बॉडी हमारी
नॉर्मल हो जाती है, हमें थकावट नहीं रहती। दूसरा है रिड्यूस पेन इन बॉडी। तो बच्चों बॉडी में पेन होता है, जैसे आपने पैर से ज़्यादा वर्क कर दिया, आप कहें अब नहीं दौड़ पाएंगे, हमारे पैर में दर्द हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप वार्मिंग अप किए, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेगुलेट हो गया, और जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ने स्पीड बढ़ा दी, किसकी स्पीड बढ़ा दी? ब्लड को ज़्यादा मात्रा में उस अंग तक पहुंचाने के लिए, तभी तो ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो वहां पर क्या होता है, ब्लड का कूलिंग हो जाती है। कूलिंग का अर्थ आप इससे ले सकते हैं कि हमारी वेन्स भी वहां से रक्त उतनी स्पीड से नहीं ला पाती जितना आर्टरी पहुंचा देती है, जितनी रफ्तार से आर्टरी वहां पर पहुंचा दे। तो यानी आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि इस अंग में खून की मात्रा ज्यादा हो गई, वो अंग आपको भारी लगने लगता है, आपको लगता है बहुत ज्यादा थक गए, अब पैर नहीं उठा जा रहा है। तो उससे क्या होता है, पेन होता है, प्लस लैक्टिक एसिड तो होता ही वहां। तो होता क्या है, जब हम लिम्बरिंग डाउन करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं कूलिंग ऑफ ब्लड। ठीक, ये कूलिंग डाउन ब्लड का जो प्रोसेस होता है, जहां खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है शरीर में, उसको हम अवॉइड कर देते हैं, वो सिस्टम हमारा नॉर्मल हो जाता है। और जैसे ही आप लिम्बरिंग डाउन करके एकदम आपको बहुत अच्छा लगेगा स्ट्रेचिंग वगैरह करके कि हमारे अंग का, शरीर का दर्द भी दूर हो गया है। ठीक, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि भाई चाहे फैटिग हो गया, चाहे कूलिंग डाउन ब्लड हो गया, या बॉडी बैक नॉर्मल आप कह सकते हैं, या रिलैक्स्ड हो गए हैं, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे वार्मिंग अप में हमने अपने कार्डियोवास्कुलर और सारे सिस्टम को क्या किया, स्पीड बढ़ा। स्पीड के फलस्वरूप जिस अंग से वर्क हो रहा है वहां पर ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा के फलस्वरूप, और ग्लूकोज पहुंचना शुरू हो जाएगा लीवर से जो इकट्ठा हुआ है। तो क्या होगा, वहाँ फैटी लेवल बढ़ेगा क्योंकि लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड घटाएंगे, फैटी लेवल हमारा कम हो जाएगा। और जब हमारा ब्लड आराम से वेन्स के द्वारा वापस हार्ट तक आने लगेगा तो अंग का भारीपन खत्म होगा, यानी हमें पेन से रिलीफ होगी। उसके बाद क्या करना है, जब हम अपने सिस्टम को, जो सारे सिस्टम है शरीर के, उनको धीरे धीरे नॉर्मल करेंगे, तो जैसे ही नॉर्मल होंगे सिस्टम, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ये सब आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हमारे इसके फायदे हैं। लास्ट में एक पॉइंट आता है, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। बच्चों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप देखते होंगे घर वगैरह में भी कि हम दौड़ गए, इस समय जाड़ा हो, हम दौड़े थे, फिर जब पसीना हो सारे कपड़े निकाल दिए, कई लोग हमें टोकते हैं कि कपड़े पहनो वापस। या गर्मियों में भी हम पसीने से परेशान होकर क्या करते हैं, दौड़ के आए, गए, बैठ गए। तो उससे क्या होता है, जब पसीना होता है, स्वेट हमारा, और प्लस टेम्परेचर बॉडी का हाई होता है, तो उससे कई तरीके से फंगस, कई तरीके से बैक्टीरिया, ये इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो जब आप कूलिंग डाउन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और डीप ब्रीदिंग से बॉडी टेम्परेचर डाउन होने से पसीना कम निकलता है और हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो ये इतने सारे फायदे हैं आपके लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन ट्रेनिंग प्रोसेस। बच्चों ये कुछ टर्मिनोलॉजीज के नाम हैं, इनसे आप परिचित भी होंगे, और इनका यूज हम कब करते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान। कई बार गेम वगैरह देखते हुए इनका हम नाम भी सुनते हैं, पर नाम हमें आता तो है, मीनिंग आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट है स्किल। स्किल मीन्स क्या है, इट इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन फिजिकल टास्क। स्किल आर एक्शन और मूवमेंट कॉमनली यूज्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब क्या हो कि स्किल की बात अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ कि ये चौक उठानी है, ये चौक वहां से उठानी है, तो ऐसे हमने उठानी, कुछ लोग यहाँ से उछाल के ऐसे पकड़ के उठाएंगे। तो कुल मिला के एक टास्क हमें पूरा करना है, कोई काम करना है। तो उसके लिए क्या हुआ,
हमने आपसे काम कहा, आप उसको अपने तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हमने कहा स्किल। लेकिन इसमें एक चीज रहेगा कि इसमें आपका गोल रहेगा वो काम को पूरा करना। ठीक। दूसरा हमारा आता है टेक्निक। टेक्निक क्या है? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ए फिजिकल टास्क इन साइंटिफिकली वे। मतलब क्या हो, जब आप स्किल में परफेक्ट हो गए कि आप चाक उठाने में माहिर हो गए हैं, या आपने राइटिंग लिखना सीख लिया है, ABCD लिखना सीख लिया है, अब मैं आपसे कहूं कि लिखो, तो आप जो साइंटिफिक वे बहुत अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं अपने अनुसार, या उसमें जो होता है एनर्जी आपकी कम लगती है, साइंटिफिक वे हुआ तो क्या हुआ, उसमें एनर्जी हमारी कम लगी, उसी को हम टेक्निक कहते हैं। साइंटिफिक वे से सही है। अब जैसे यही चाक उठानी और जेब में रखनी, तो आप कहें इसको इस तरह उठाए, इस तरह घुमाए, यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, फिर जेब में डाले, यस ये उठाए, तो अच्छा साइंटिफिक क्या है, उठाए और जेब में रख लिया, इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसमें साइंटिफिक नेम आया है कि एनर्जी भी कम लगे और हमारा काम भी हो जाए, तो उसको टेक्निक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टाइल। आपने बहुत ही सुना होगा कि उसकी स्टाइल बहुत अच्छी है। फिजिकल में क्या है? इट इज ए परफॉर्मिंग ए टेक्निक इन ए पार्टिकुलर वे ड्यूरिंग गेम्स एंड सिचुएशन। मतलब क्या हुआ बच्चों कि गेम चल रहा है, सिचुएशन बदल गई, हमें टेक्निक यूज करनी है, बढ़िया टेक्निक यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिचुएशन को भांपते हुए जब हम टेक्निक का यूज करते हैं उसी को स्टाइल कहते हैं। ठीक। जैसे आप कहेंगे कि बैटिंग स्टाइल बहुत अच्छी थी, मारने का प्रयास किया पर बैट पे बॉल आई नहीं, आप सुनते हो कि टाइमिंग नहीं सही थी, मतलब टेक्निक नहीं सही थी, लेकिन प्रयास किया। लेकिन वही स्टाइल में जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, तो वो क्या है, स्टाइल है, टेक्निक नहीं है, स्टाइल है। इसके बाद हम आते हैं टैक्टिक्स। टैक्टिक का मतलब होता है इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म ए साइंटिफिक मूवमेंट टू डिसीव द अपोनेंट। अब क्या करते हैं कि स्टाइल और टेक्निक का यूज जब हम अपोजिट या अपोनेंट जिससे हमारा मैच हो रहा है उसको हराने के लिए पर्टिकुलर वे में यूज करते हैं। ठीक। क्या करते हैं बच्चों? अब इसी वक्त आप स्ट्रेटजीज भी सुन लीजिए। स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। रणनीति का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से अपोनेंट टीम के मैच देखे हैं, आपको सोर्स पता है वो कैसा खेलते हैं, उनका फोकस किस पे रहता है, तो आपने एक रणनीति बना ली। लेकिन जब आप मैदान पे उतरे तो आपने देखा वहां सिचुएशन दूसरी थी। ठीक। तो आप पूरे मैच के दौरान अपोनेंट टीम भी अपनी टैक्टिक्स बदलती रहती है और उसी के जवाब में आप भी अपनी टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। इसलिए टैक्टिक्स में कहा जाता है कि अपोनेंट डिसाइड करता है कि हमारी टैक्टिक्स कैसे होगी। ठीक। आपने पुराने जो हमारे कार्यक्रम आते थे महाभारत वगैरह, इसमें भी या शक्तिमान वगैरह देखते होंगे, वो बिजली से वार करते हैं तो पानी से वार करते हैं, याद आया? सेम उसी को टैक्टिक्स कहते हैं कि युद्ध के दौरान या गेम के दौरान अपोनेंट जो यूज कर रहा है उसके अपोजिट जो हम अपना बेस्ट यूज करते हैं उसको टैक्टिक्स कहते हैं। और स्ट्रेटजीज का मतलब हम पहले से रणनीति बना के गए हैं, उनका पूरा खेल कैसा होगा उसी के अनुसार जब हम खेलते हैं। इसलिए इसमें कहते हैं दिस आर प्री प्लान मूवमेंट डन टू काउंटर एंड डिसीव द ओपोनेंट। मतलब ये प्री प्लान है, लेकिन ये प्री प्लान नहीं होता है। दोनों में यही अंतर होता है कि गेम के दौरान हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि प्रतिद्वंदी को हरा दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे, टर्मिनोलॉजी है, इनको हमें याद रखना है क्योंकि ट्रेनिंग में इनका यूज होगा और सामान्य शब्दों में भी इनका यूज होता है। ओके।